सभी बच्चों को मात नरवरिया जय हिंद जय भारत। आप सबको पता है हम कैपेसिटेंस में हैं चैप्टर 2 और आज हम एनसीईआरटी के कुछ जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं बोर्ड लेवल पे भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी। तो आप प्यारे बच्चों, आपको बता दूं हर एक चीज ध्यान से सुनना। हाउ टू फ्रेम द आंसर, आंसर कैसे बनाना है, ये आपको न्यूमेरिकल आए तो कैसे प्रोसीड करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइम कम वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन निकाल ले रहा हूं और होपफुली आप सब जरा लग के ध्यान दीजिए। तो आइए, ये हमारा एग्जाम्पल 2.7 है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट। अ कोम, एक कंघी, ठीक है, runs through वंस ड्राई हेयर। जब हम एक कंघी को अपने सूखे बालों पे रगड़ते हैं, ठीक है, इट अट्रैक्ट्स अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। व्हाई? ठीक है, जब हम कंघी को अपने बालों पे रगड़ते हैं तो वो पेपर्स के टुकड़ों को अट्रैक्ट क्यों करने लगती है? आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा है। तो आपकी हो गई ये कौन, समझ लीजिए। ठीक है, आपने इनको ड्राई हेयर पे आपने कोम किया। फिर जैसे ही आप छोटे छोटे टुकड़े लेके आ गए, किसके टुकड़े? पेपर के टुकड़े लेके आ गए, तो पेपर के टुकड़े इससे क्या हो गए? चिपक गए। कारण क्या है? ठीक है, आपको पता है, पहले तो आपको दो चीजों के बारे में प्यारे बच्चों अंतर बता दूं। इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर्स। जब तक बच्चों को फिजिक्स में ये दोनों चीजों के बारे में क्लियर नहीं हो जाता वो आगे नहीं बढ़ते। इंसुलेटर जैसे बात करूं प्लास्टिक, जैसे बात करूं रबर, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर की एक खासियत ये है कि इनके अंदर चार्ज चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप तो हो जाता है लेकिन मूव नहीं कर पाता। इंसुलेटर्स के अंदर चार्जेस डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन चार्जेस मतलब आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, डेवलप तो हो जाते हैं लेकिन वो क्या नहीं कर पाते? मूव नहीं कर पाते। और प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स होते हैं, आपको पता है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनके अंदर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद हैं, और जैसे ही हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? मूव होने लगते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते। इंसुलेटर चार्जेस को क्या कर लेता है? डेवलप कर लेता है, लेकिन वो चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? स्टैटिक होते हैं, अर्थात मूव नहीं कर सकते। लेकिन कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये बात हमेशा फिर से सुन लीजिए। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, अभी तक तो आपको यही पता था इंसुलेटर क्या होता है भैया। इंसुलेटर ऐसा होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? इंसुलेटर के अंदर चार्जेस पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन कंडक्टर के अंदर चार्जेस पैदा करने की जरूरत है ही नहीं। ऑलरेडी कंडक्टर्स के अंदर क्या है? फ्री स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, और जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे? मूव। लेकिन इंसुलेटर्स को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर तो चार्जेस होते ही नहीं है। वो चार्जेस क्या करने पड़ते हैं? डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, समझिएगा।
तो जब भी कभी आपको दो चीजें क्लियर हो गई, व्हाट आर इंसुलेटर, व्हाट आर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के अंदर हम चार्जेस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेस क्या नहीं हो सकते, मूव नहीं हो सकते। वो चार्जेस हमेशा क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस डेवलप करने की जरूरत है ही नहीं। हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अर्थात चार्जेस मौजूद है। और वो चार्जेस कैसे मूव करेंगे, जैसे हम उनको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी या सेल। तो बच्चों, जब हमने एक कोम को ड्राई हेयर में रब किया, तो सूखे बाल हैं, तो बनने लगता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रुकावट। बाल क्या करते हैं, कोम को रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब एक तरीके की रुकावट, घिसाई आप बोल सकते हैं, घिसाई। ठीक है। तो जैसे ही आप कोम जो कि प्लास्टिक का बना है, आप अपने ड्राई हेयर में कोम करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द हेयर्स, उस कोम के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, चार्जेस। उस कोम के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और जब हम बिट्स ऑफ पेपर को, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को उसके पास में लाते हैं, तो वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब क्या हुआ भैया, पोलराइज हो जाते हैं का मतलब क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। ये एक छोटा सा पेपर है, ये भी एक पेपर का टुकड़ा है। प्लीज बच्चों, ये भी एक पेपर का टुकड़ा है। ये कोम है। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ड्राई हेयर पे रब किया, मान लीजिए इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही मैं इसको पेपर के पास में लाया, तो पेपर पोलराइज हो गया। पोलराइज मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव किस तरफ अलाइन करता है अपने आप को, पॉजिटिव की तरफ। ये बोल देंगे हम, ये पेपर क्या हो गया, पोलराइज। कब, जब हम कोम को पास में लाए। तो उसके पहले ये पेपर के चार्जेस क्या थे, उड़ुक पुड़ुक थे, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं कोम को ड्राई हेयर में रब करके इसके पास में लाया, जो पेपर के अंदर के चार्जेस हैं, उन्होंने अपने आप को जमा लिया। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। तो हम ये जमाने को क्या बोल देते हैं, पोलराइज्ड। इसलिए ये पेपर आके क्या हो गया, चिपक गया। लेकिन याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्ट कौन प्ले कर रहा है, आपके हेयर। क्योंकि आपके हेयर क्या दे रहे हैं, फ्रिक्शन, घिसाई दे रहे हैं। और उस फ्रिक्शन के कारण इस इंसुलेटर के ऊपर क्या पैदा हो गए, चार्जेस। और जब हम इस कोम को बिट्स ऑफ पेपर के बाजू में लाए, टुकड़ों के बाजू में लाए, तो वो पेपर क्या हो गया, पोलराइज हो गया। और वो अट्रैक्ट हो गया पेपर, किससे अट्रैक्ट हो गया, कोम से। पोलराइज्ड वर्ड जब आंसर में लिखेंगे तो ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेगेटिव किसकी तरफ है बच्चों, आपको पता है, पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइन हो गए हैं, एक तरीके का। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो चलिए अब आंसर बनाते हैं। आंसर बनाने के लिए आप सबको मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आंसर, ठीक है, आइए। When a comb run through one's dry hair, ठीक, आधा तो यहीं से हम चोरी कर लेते हैं। When a comb runs through one's dry hair, because of the friction created by the hair, charges are developed on the comb or insulator। ठीक है। When a, आधा यहीं से, when a comb runs through one's dry hair, because of the friction created by hair, charges are developed on the insulator or on the comb. When bits of paper, when bits of paper, when bits of paper comes in contact with the comb, when bits of paper comes in contact with the comb, they get polarized. They get
polarized and gets attracted to the cone. Polarized का मतलब प्लीज ऐसा एक छोटा सा बिट ऑफ एक पेपर का टुकड़ा बना दे भैया यार, अगर यही हम पूरे पेपर में करें तो नहीं चिपकता पेपर, पेपर के टुकड़े ही चिपकते हैं, पूरा पेपर नहीं चिपकता। कारण क्यों, इसका जवाब भी ये भी आ सकता है एग्जाम। तो ये जवाब देते हैं, पहले पहला पार्ट खत्म करें। ओके, अ comb run through one's dry hair. When a comb runs through one's dry hair, because of the friction created by the hair, charges are developed on the comb or on the insulator. When bits of paper comes in contact with comb, they get polarized and gets attracted. ठीक है, यहीं पे प्यारे बच्चों अगर मेरे बाल गीले होते तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता, कम, क्योंकि गीले बाल में तो कंघी फंसेगी ही नहीं, फ्रिक्शन समझ रहे हैं, रुकावट। ओके, जब वेट हेयर होते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम, जिससे लेस चार्जेस डेवलप होते हैं, और लेस चार्जेस डेवलप होने के कारण जब बिट्स ऑफ पेपर कोन के पास लाए जाते हैं तो बिट्स ऑफ पेपर पोलराइज नहीं हो पाते, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलाइन नहीं कर पाते एक दूसरे को, इसलिए डिफिकल्टी जाती है जब हमारे बाल वेट। ठीक है, आइए हम पहला पार्ट बना रहे हैं प्यारे बच्चों। A comb runs through one's dry hair, attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? ठीक है भाई, अब दोनों बना लेते। When a comb runs through one's dry hair, because of the friction created by the hair, charges are developed on the comb or insulator. When bits of paper and comb comes in contact with each other, the bits of paper gets polarized and gets attracted to the comb. ठीक है, but when the hair is wet or it is a rainy day, then the friction created by the hair is less, due to which less charges are developed on the comb, and when the bits of paper and comb comes in contact with each other, the bits of paper doesn't get polarized. ये रेनी डे क्यों दिया है, क्योंकि रेनी डे के दिन मॉइस्चर ज्यादा रहता है, उमस, उमस में भी आपके बाल क्या हो जाते हैं ना, उलझते नहीं है, बिल्कुल सुलझे हुए रहते हैं उमस के दिन, आप बोल सकते। तो रेनी डे से कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, ठीक है। आइए, पहला पार्ट कौन कौन कर सकता है, हाथों पक्का। देखो बच्चों, बात यहाँ पे ये है, हाथ नीचे, आई डोंट प्रोवाइड द नोट्स, ठीक है, मैं ऑनलाइन भी बच्चों को बता रहा हूं, आप खुद बनाना सीखो ना। पोलराइज का मतलब तो पता चल गया, कोई भी चीज पोलराइज होगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को एक लाइन में अरेंज कर लेंगे। पहले मैंने नेगेटिव क्यों बनाया, क्योंकि कोन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, इट्स पॉजिटिव। एक आखिरी बात, a comb runs through one's dry hair, attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair are wet or if it is a rainy day? When a comb runs through one's dry hair, because of the friction created by the hair, the charges are developed on the comb. When bits of paper and comb comes in contact with each other, the bits of paper gets polarized, and that's why they get attracted. But when the hair is wet, then the friction created by the hair will be less, due to which less amount of charges are developed on the comb, and when bits of paper comes in contact with the comb, bits of paper do not get polarized. ठीक है, अगला पार्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। आइए बच्चों, अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड लेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर, हमको पता है रबर एक इंसुलेटर है, ठीक है।
समझना प्लीज, इंसुलेटर क्या करता है फिर से बता दूं। इंसुलेटर जब भी किसी इंसुलेटर को किसी चीज पे रगड़ते फ्रिक्शन के कारण, दूसरी चीज के घिसने के कारण उस इंसुलेटर के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते, लेकिन वो चार्जेस मूव नहीं कर सकते। वो डेवलप हो जाएंगे लेकिन मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर। समझ लो बच्चों, स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई? एयरक्राफ्ट के टायर आपने देखे होंगे, वो भी किसके बने रहते हैं? रबर के। सवाल को समझिएगा, पहले सवाल को समझिएगा। बोलता है रबर एक इंसुलेटर, ठीक है भैया, लेकिन जो एयरक्राफ्ट एरोप्लेन के टायर होते हैं उनको हल्का सा, वो रबर के बने होते हैं, मतलब वो भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, लेकिन उनको हल्का सा कंडक्टर बनाया जाता है। क्यों उनको कंडक्टर बनाया जाता है? ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। तो चलिए आते हैं उसी क्वेश्चन पे। जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी रबर टायर एक इंसुलेटर होता है, लेकिन कुछ स्पेशल रबर टायर्स होते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के टायर, उनको हल्का सा कंडक्टर बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों जरूरी है? आइए पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो एक टायर आपके सामने मैं निकाल ले रहा हूं, तो ताकि आपको दिख जाए। आइए देखिए, ये हमारे एयरक्राफ्ट के टायर्स हैं बच्चों, समझना। आंसर को जरा मस्त बनाना भैया। जो एयरक्राफ्ट का टायर है ना, वो रबर का बना होता है। अब भैया, जो रबर है वो जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है या एयरक्राफ्ट रनवे पे चल के ऊपर उड़ता है, तो ये टायर उस रोड पे घसीटते हैं। घसीटते हैं तो क्या होता है भैया? फ्रिक्शन। आपको पता है इंसुलेटर पे जब फ्रिक्शन होता है तो उनके ऊपर डेवलप हो जाते हैं क्या? चार्जेस। तो इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे चार्जेस, आपको पता है। अब चार्जेस डेवलप इसके ऊपर हो गए, और ये जो बंदा है आप देख रहे हो, ये क्या है आपको पता है? ये इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस डेवलप हो गए। अब अगर ये चार्जेस को साथ लेके उड़ गया तो ये क्या है? कंडक्टर है। ये तो आपको पता है, ये तो कंडक्टर है। ये लोहे का बना रहेगा या कोई स्पेशल मटेरियल का। तो ये चार्जेस इसके पास चले जाएंगे। हो सकता है उससे क्या हो जाए? स्पार्क हो जाए। स्पार्क हो जाए और क्या हो? कोई एक्सीडेंट हो जाए, या क्या हो जाए भैया? हो जाए क्या भैया कि प्लेन में एक टायर ब्लास्ट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन टायर को हल्का सा कंडक्टर बना दिया जाता है। जैसे ही ये रगड़ते हैं, क्या बनाते हैं? चार्जेस। चार्जेस, ये चार्जेस क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। मूव करते करते कहाँ चले जाते हैं भैया? मूव करते 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 वापस जमीन में चले, ग्राउंड में चले जाते हैं, और प्लेन को नुकसान नहीं होता। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चार्जेस इसके ऊपर क्या रह जाएंगे। अगर ये सिंपल ऑर्डिनरी रबर होगी तो चार्जेस क्या होंगे? इसके ऊपर रह जाएंगे। अगर इसके ऊपर चार्जेस रह गए तो आपको पता है ये तो क्या है? कंडक्टर। तो ये इसके साथ हो सकता है कुछ स्पार्क कर देना स्पार्क, और उससे क्या हो जाए भैया? कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए इन टायर को हल्का सा कंडक्टिंग बनाया जाता है। किसी चीज को कंडक्टिंग बनाया जाएगा तो क्या होगा? जब उसके ऊपर चार्जेस बनेंगे तो वो चार्जेस क्या करने लगेंगे? मूव। और वो मूव करके कहाँ पहुंच जाएंगे? ग्राउंड में अर्थिंग हो जाएगी एक तरीके से। लेकिन भैया, प्लेन भी तो उड़ता है, तो प्लेन की जो बॉडी है उसमें भी तो एयर का फ्रिक्शन लगता है, उसके ऊपर भी तो चार्जेस बनेंगे। हाँ बनेंगे, लेकिन उसमें प्लेन में कुछ ऐसे डिवाइस लगे रहते हैं जिससे वो चार्जेस क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर वो डिवाइस नहीं लगाएंगे तो प्लेन
हमारा जो है हो सकता है आग लग जाए। इसीलिए भैया ऐसे ही चीज जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ना, जो जो ज्वलनशील चीजें लेके कैरी करते हैं, उनमें नीचे एक रॉड लटकी रहती है, देखना, जो जमीन से टच होती हुई चलती रहती है। क्यों भैया? क्यों? इसीलिए। क्यों? इसीलिए यही रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि ये टायर्स हैं, टायर्स में क्या बनते हैं? चार्जेस। फ्रिक्शन के कारण बनते हैं चार्जेस। और वो चार्जेस कहाँ चले जाते हैं भैया? उसके बाद वो जो रॉड आप देख रहे हैं, वो जो नीचे लटकी है, उससे होते हुए कहाँ चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। वरना वहां पे भी चिंगारी निकलने का वो होता है अंदेशा। आजकल सब टायर्स कंडक्टिंग ही बनाए जा रहे लगे। रेसिंग कार्स के टायर्स तो कंडक्टिंग ही बनाते हैं, वरना चिंगारी निकलती ही है, आप देखते हैं। तो आइए दूसरा आंसर बच्चों हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का दूसरा आंसर जरा जबरदस्त। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स of aircraft are slightly conducting. This is because this is because during the takeoff or during the landing, because of the friction created by the ground, the charges are developed on the tires. And we know that tires are made up of rubber, and rubber is an insulator, and in insulator charges cannot move. That is why it can create with the conductors and cause accident. To overcome this problem, the tires of aircraft are made slightly conducting. When they are made conducting, then the charges so produced starts moving and goes to the earth. इस तरीके से आप, अब आपको ये बनना चाहिए। आइए वापस, पहले तो ordinary rubber tire is an insulator, but special rubber tire of aircraft are made slightly conducting because during the takeoff or during the landing, the tires of aircraft, ठीक है, develop charges because of the friction. And we know that rubber is an insulator and charges cannot move in insulator. So it can cause, अब charges इकट्ठे हो गए, it can cause spark or even accidents. ठीक है? To overcome this problem, the tires are made slightly conducting. When the tires are made slightly conducting, then the charges which are developed over the tires starts moving and goes to the ground and can and prevents accidents. वापस आइए, इस तरीके से आप बना रहे हैं अकाउंट्स। Ordinary rubber is an insulator, but special rubber tires of the aircraft are made slightly conducting. Why it is necessary? आधा आंसर तो यही, ordinary rubber is an insulator, but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting because during the takeoff and during the landing, the tires develops charges due to friction. Since tires are insulators and in insulators charges cannot move, that's why it can cause or accident. To overcome this problem, tires are made slightly conducting. When tires are made slightly conducting, the charges which are developed on the tires starts moving and goes to the ground and prevents accidents. अगले पे आ जाते हैं। Vehicles carrying inflammable ज्वलनशील material usually have a metallic rope touching the ground. ठीक है, जो गाड़ियां हैं जिसमें पेट्रोल चलता है, उनके अंदर एक लोहे की रस्सी लटकती दिखी होगी जो ग्राउंड को टच करती है। आंसर बता दो।
Vehicles carrying inflammable material usually have a metallic rope touching the ground during the motion, because when the vehicles move, the tires develops charges. Tires develop charges due to friction. And this metallic rope then take those charges to the ground and prevent accident. अब यहाँ पे टायर्स स्लाइटली कंडक्टिंग नहीं बना सकते, बहुत महंगे आते हैं. अब ट्रक वाला इसको कंडक्टिंग बनाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो इसलिए उसने क्या किया, वो जो मेटालिक रोप लगा दी. तो अब तो मेटालिक रोप है, चार्जेस बन रहे हैं, वो डिस्टेंस में वो चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड. नहीं आया समझ? वही आंसर है, सेम टू सेम. फिर से आ जाओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करिएगा. Vehicles carrying inflammable material usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? ठीक है. तो vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion, because whenever vehicle moves, the tires of the vehicle develop charges because of friction of the ground. ठीक है. Then these charges travels through that metallic rope and goes to the ground and prevents accident. वरना वो चलने वाली चीज लेके जा रहा है. आइए एक बार चारों देख लेते हैं, फिर लास्ट पे आते हैं. लास्ट जबरदस्त है हमारा एनसीईआरटी. बच्चों यही बोर्ड्स में आते हैं, आपको बता दूं, लोग नहीं करके जाते. A comb run through one's hair attracts a small bits of paper, because whenever because the friction is created by the hair, due to which the comb develop charges. And whenever the bits of paper and comb comes in contact with each other, the bits of paper get polarized and gets attracted. But when the hair are wet or it is a rainy day, at that time the friction created by the comb is less. As the friction is less, so the charges developed are also less, due to which when the bits of paper are brought near the comb, it does not get polarized. ये वाला आपको समझ आ गया. Ordinary rubber is an insulator, but special rubber tires of aircraft, सुनिएगा, are made slightly conducting. This is because during the takeoff and during the landing, the tires of the aircraft develops charges because of the friction. And we know that rubber is an insulator, and in insulator, charges cannot move. That's why these charges can cause accident. To overcome this problem, the tires of aircraft are made slightly conducting. As they are made slightly conducting, the charges so develop on the tires starts moving and goes inside the ground and prevents accident. Okay, vehicles carrying inflammable materials usually have metallic rope touching the ground during the motion, because when the tires of the vehicle comes in contact with the road, because of friction, charges are developed on those tires, and those charges then are taken by the metallic rope, and then it goes to the ground and prevents accident. बहुत अच्छा है. अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, अब आपके लिए मेहनत करें. एक चिड़िया आपसे बोलता है, एक चिड़िया है, परचेस, आप बोल सकते हैं बैठी, ऑन द पेयर. पेयर मतलब छिली हुई, छिली हुई, छिली हुई वायर. आपने देखा होगा वहां ऊपर छिली हुई वायर लगी रहती है. पेयर का मतलब छिली हुई. हाई पावर लाइन, चिड़िया बैठी हुई है छिली हुई हाई पावर लाइन पे, और नथिंग हैपेंस, उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं होता. ठीक है, कुछ भी नहीं होता. लेकिन एक आदमी जो नीचे खड़ा है ग्राउंड पे, जब वो टच करता है उसी लाइन को, तो उसे शॉक लगता है. बताइए क्यों? आइए
जवाब देते। तो फिर आप डायग्राम बनाइएगा, चालू करिए। अरे डायग्राम देते हैं। तो एक हम तार बना देते, ये है एयर। एयर मतलब आप समझ गए, कैसी वायर, जिसकी छिली हुई है कोई, ये हो गई एयर वायर आपकी। ठीक, इसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई, ठीक है, उसको कुछ नहीं हो रहा, बल्कि यहां पे आपको पता है 220 वोल्ट है हमारे इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट, इसको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक आदमी, एक आदमी जो प्यारे बच्चों ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो एक आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो अगर इस वायर को छू ले तो उसको शॉक लग जाएगा, आपको पता है। ऐसा क्यों, आपसे यही सवाल करता है, तो हम जवाब देते हैं। हमको पता है जो हाई पावर लाइन है, ये हाई पावर लाइन है, ठीक है, आपको पता है इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, और जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड का पोटेंशियल है 0। जैसे ही वो इसको छूता है तो आपको पता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होने लगता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कौन जाने लगता है बच्चों, चार्जेस जाने लगते हैं, और उस आदमी के हाथ से होते हुए जाएंगे वो तो, और आदमी को क्या लग जाएगा, झटका। बर्ड को इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि बर्ड तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है ही नहीं। जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ग्राउंड का पोटेंशियल है 0, उस वायर का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, उस आदमी ने उस वायर को छू लिया, तो आपको पता है चार्जेस ट्रैवल करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, उसके हाथ से बॉडी से होते हुए चले जाएंगे। बर्ड को क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बर्ड तो भैया ग्राउंड के कांटेक्ट में है ही नहीं, इसलिए बर्ड को कुछ नहीं हो रहा। अब आप आंसर बनाएंगे इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। A bird perches on the bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line, gets a fatal shock. This is because when the man is on the ground, the potential of that ground is 0, and the potential of the high power line is 220 volt. And whenever the man touches the high power line, the charges starts traveling from higher potential to lower potential. That's why the man gets a shock. Whereas the bird is not in the contact with the ground. That is why nothing happens to the bird. इस तरीके से आप फ्रेम कर रहे हैं, वो बहुत काउंट होता है, आपकी फ्रेमिंग जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टाइम वेस्ट कम करना है बच्चों, स्पीड ज्यादा लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं आपको क्वेश्चन की पूरी कहानी बता देता हूं। 4 कैपेसिटर लगे, आप सब देख रहे हैं, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके सामने, ठीक है भैया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं 4 कैपेसिटर, ठीक है। बोलता है द नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराड, आपको पता है माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, अच्छा पीको आ जाए 10 टू द पावर -12, माइक्रो तो 10 टू द पावर -6, पिको पी लिखा आ जाए, पिको फैरेड, पिको डबल कर देना 10 टू द पावर -12। फैरेड आपको पता ही है कैपेसिटेंस की यूनिट है, आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी Q अपॉन V, मतलब फैरेड क्या हो गया, कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट, क्योंकि Q मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, अपॉन V मतलब हो गया वोल्ट, तो कूलम अपॉन वोल्ट, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, सवाल बहुत अच्छा। तो बोलता है 4 कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई, आप देख रहे हैं 500 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है भैया, 500 वोल्ट की सप्लाई। आगे बोलता है आपसे डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी, ठीक है। आइए चलते हैं बच्चों, सवाल को करते हैं। हम ये 4 कैपेसिटर पहले बना लेते हैं, मेहनत करिएगा बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 4 कैपेसिटर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा कैपेसिटर, ये हो गया हमारा तीसरा कैपेसिटर, और ये हो गया हमारा चौथा कैपेसिटर। मेहनत करिएगा बच्चों, ठीक है। तो 4 कैपेसिटर आपके कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से हम भी इनका अरेंजमेंट करें, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव। ये हो गया ए बी सी। पहला पार्ट आपसे बोलता है, मेहनत करना बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम क्या करते हैं, किसी भी एक बिंदु को पकड़ लेते हैं, ए को पकड़ लो, बी को, सी को, डी को, जिसको तुम्हें पकड़ना है भैया, ए को पकड़ लो। मान लेते हैं यहां से चार्जेस आए, आए बच्चों, आए। यहां आके चार्जेस क्या हो गए, बढ़ गए। यहां चार्ज क्या आया, क्यू। यहां क्या चला गया भैया, Q1। यहां क्या चला गया भैया, Q2। चला गया, चला गया बच्चों। अब Q2 को लेके जाओ, Q2 जा रहा है, Q2 जा रहा है। अब कहीं वायर नहीं टूटी, Q2 जा रहा है। यहां भी क्या जा रहा है, Q2, Q2 जा रहा है, Q2 जा रहा है, Q2 जा रहा है। यहां भी क्या जा रहा है भैया, Q2, मतलब, और फिर ये Q2, और यहां क्या जा रहा है भैया, Q1। मतलब इसमें, इसमें और इसमें सेम करंट है। क्यों, चार्ज बोल तो करंट किस किस में, इन तीनों में। मतलब ये तीनों काय में हो गए, सीरीज में हो गए, और इसमें अलग करंट है, क्या है, Q1। मतलब ये तीनों सीरीज में है, और इन तीनों का जो सीरीज है वो इसके क्या है, पैरेलल। तो पहले तो इन तीनों को सीरीज में बना लेते। तो चलिए इन तीनों को बना ले बच्चों सीरीज। तो पहले इन तीनों को हमने बना लिया सीरीज, और पैरेलल कौन है भैया इसके, ये वाला, ठीक है भैया। अब ये कितना था, 10 माइक्रोफैरड, ये भी 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना बच्चों, और ये भी था 10 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले इनको तो लिखना, सॉल्विंग, ले लो इसको, इसको ले लो, एक्स, ऐसा प्रेजेंटेशन देना, एक्स वाई जेड, सॉल्विंग एक्स वाई जेड, किसमें है बच्चों, सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला लगा देते, आपको पता है सीरीज में उल्टा चलता है। तो 1 अपॉन C1 ले लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट तो टोटल होगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन x+1 अपॉन y+1 अपॉन z, ठीक है। तो 1/C1, 1 अपॉन कितना है भैया, 10+1/10+1/10, 1/C1, एलसीएम आ गया 10, ऊपर 1+1+1। तो बच्चों आ गया 1/C1 इक्वल्स टू 3/10। तो therefore 3C1 equals to 10, C1 equals to 10/3 माइक्रोफैरड। अब इसको ले लेते हैं m, ठीक है। अब फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये तीनों बन के बन गए हैं 10/3। तो फिर से अब ये प्लस माइनस कितना, 10/3 माइक्रोफैरड, और ये वाला तो वैसे ही का वैसे ही है। कौन सा वाला, समझ गए ना। अब इनका निकालते, अब इसको ले लेते हैं m, और इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने लिया था, देख ले, m लिया था, सॉरी। तो ऊपर वाले को ले लेते हैं C1, C1 आया, और इसको ले लिया m। तो लिखते हैं सॉल्विंग C1 एंड m इन पैरेलल, सभी को पता है।
अब लिख सकते पैरेलल में, तो आपको पता है सीधे C इक्विवेलेंट लिख सकते इक्वल्स टू C1 प्लस N। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10/3 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एलसीएम ले लिया, कितना आ गया बच्चों 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया 10 प्लस 30। तो कितना हो गया बच्चों 40/3 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 40/3 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। नहीं आया बच्चों? अच्छा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 13.3 आ जाएगा। तो लीजिए आ गया 13.3 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। और इसको भी लिख दो 40/3 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड। नहीं आया? ये चीज समझ में आई कि पैरेलल कौन था, सीरीज कौन था। वापस एक बार और देखते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे। तो आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, आप पहला पार्ट पे आ गए हैं, आप सब मन लगा के ध्यान देंगे जरा, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। तो करते हैं पहला पार्ट। पहले चारों रेजिस्टेंस बना लें हमको। अगर हम चारों रेजिस्टेंस बना लेंगे तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए चारों रेजिस्टेंस हम बना लें। ये हो गया हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस, निकल गया सॉरी कैपेसिटर। ये हो गया हमारा दूसरा वाला, ये हो गया हमारा तीसरा वाला, और ये हो गया हमारा बच्चों चौथा। ओके, ए बी सी डी तैयार। तो आप कहीं से भैया इस बार मैं डी से लाना चाहता हूं चार्जेस, ले आओ। यहाँ चार्ज आया क्यू, वाई यहाँ टूट गई, तो यहाँ क्या चला गया क्यू वाई। ये क्यू वन जा रहा है, क्यू वन जा रहा है, यहाँ भी क्या गया क्यू वन। ये क्यू वन जा रहा है, यहाँ भी क्या गया क्यू वन। ओके, अब यहाँ भी तो गया है, कौन गया है क्यू टू, और यहाँ जाके फिर क्या है क्यू टू, और फिर क्यू वन और क्यू टू मिल गए। मतलब आप देखो Q1 कहां कहां गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। मतलब ये तीनों कैपेसिटर किसमें हो गए सीरीज। और Q2 कहां गया, यहाँ गया। तो भैया पहले तो वो तीनों को सीरीज में बना देते, ठीक है। और वो बेचारा जिसमें Q2 गया, तो ये हो गया हमारा कौन था ये Q2 गया था इसमें, है ना। तो पहले इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते y, इसको ले लेते z, इसको ले लेते n। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्विंग x y z इन काय में है सीरीज, क्योंकि इन तीनों में सेम करें। क्या भैया पहले मैं ऐसे ले जाऊं तो भी चल जाएगा, तो भी तीन में सेम, तीन में तो सेम रहेगा करंट, एक में डिफरेंट रहेगा। तो चलो सॉल्व कर लेते, सीरीज में है, आपको सीरीज में उल्टा चलता है। तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/C1 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 1/C1 एलसीएम आ गया 10, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/C1 इक्वल्स टू आ गया 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो गया 3C1 इक्वल्स टू 10C1 आ गया 10/3 माइक्रोफैरड। अब फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब ये तीनों सॉल्व होके एक सिंगल बन गए, ठीक है भैया ये। और ये सिंगल कितना है 10/3 माइक्रोफैरड। और इसके साथ पैरेलल में कौन सा कैपेसिटर है भैया, ये वाला कैपेसिटर पैरेलल। तो इसका नाम क्या है एम। अब लिखते हैं किस किस को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग C1, सॉल्विंग C1 एंड एम इस ये काय में है बच्चों काय। पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सीधे इनको ऐड कर देंगे, मतलब क्या C1 प्लस एन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 10/3, एन कितना आ गया बच्चों हमारे पास 10 था, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया हमने यहाँ, तो एलसीएम आ गया 3 बच्चों, ये हो गया 10 प्लस 30।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 40/3 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 40/3 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। इतना छोड़ना है, यहां तक छोड़ दो। बुक्स में देखोगे तो उन्होंने सॉल्व किया है इसीलिए। अब आ जाए बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे। होपफुली हमें फर्स्ट पार्ट सॉलिड आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं पक्का। अब चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, और मैं चाहूंगा मेहनत करेंगे हम सब तो सेकंड पार्ट बोलता है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। अगर हम ध्यान दें तो हमको पता है यार, ये तो हमारे लिए पीनट है। हमको पता है तीन, हमने तो डायग्राम में ही बता दिया था, तीन कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज था, Q1 Q1 Q1, सॉरी Q2 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 बोला था। एक ही बात बोल रहे हैं, याद है ना आपको। तीन कैपेसिटर के ऊपर तो हमें चार्ज निकालना है हर कैपेसिटर पे। तो जो तीन कैपेसिटर के ऊपर एक जैसा चार्ज है, किसी भी एक का निकाल लेंगे तो तीन का वही हो जाए। नहीं समझ आया तो चलिए निकालें। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम वापस बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ चला गया Q1, यहां भी गया क्या Q1, यहां भी क्या गया Q1, और यहां पे कौन चला गया Q2। हमें चार्ज निकालना है, तो इसका निकाल लें तो ये इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कैपेसिटेंस है ही हमारे पास, हमें पता है, हम फटाक से निकाल लेंगे। ठीक है भैया, तो चार्ज निकालते हैं ऑन तो मैंने लाइट चली। तो अगर हम चार्ज निकाल, बड़ा आसान है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही हुआ है 500। कैपेसिटेंस आपको पता है Q/V। कैपेसिटेंस आई गया है आपको पता है, आ गया है ना। तो आप खटाक से निकाल लेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, जब वो तीन का निकालोगे ना तो उनका कैपेसिटेंस लेना। नहीं समझ आया? नहीं समझे मेरी बात? क्या समझे बताओ? नहीं, हाथ ऊपर करो, मेरी बात समझ आई है तो। नहीं आई है तो मत मत। झूठ जवाब नहीं बोलता है, मुर्गा नहीं आता। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब। 2 मिनट जरा लाइट चली। जो कैपेसिटेंस तो हमेशा वही लेना पड़ेगा ना जो इक्विवेलेंट आया। नहीं समझे? देखो, चलो लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज हमें निकालना है, पहले हम उन तीन का निकाल। ठीक है, अब उन तीन का निकाल रहे हैं हम। हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। चार्ज हम निकाल रहे हैं क्यों, तो फॉर्मूला हो गया, हो गया। अब कैपेसिटेंस हम कौन सा लें, दिक्कत तो ये। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है सबका, कैपेसिटेंस बच्चों हम कौन सा। तो जब हम उन तीन का निकाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस हम उन तीन का लेंगे, और जब हम उसका निकाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस हम उसका लेंगे। नहीं आया समझ? तो उन तीन का कैपेसिटेंस क्या आया था, 10/3। 10/3 बच्चों यूनिट लिख दूं जरा। ठीक है, क्या है, 10/3 माइक्रो इंटू 500 वोल्ट। यूनिट लाना पड़ेगा। 10/3 इंटू 10⁻⁻, फैरेड होता है 1 कूलम/1 वोल्ट। ठीक है, जरा मन लगाइए। ठीक है, हो गया। और आपके पास ये क्या चल रहा है, 500 वोल्ट इक्वल्स टू क्यू, वोल्ट से वोल्ट हो गया कैंसिल। अब बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा। तो यहाँ बेसिस सेम है, पावर हो गए, पहले इसको लिख दिया 10⁻⁻6 इंटू उसको लिख दिया 5 × 100/3। पता है ना 5 × 100 क्यों लिखते। अब इसको लिख देंगे क्या, 10 स्क्वायर।
तो हो गया 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर होल अपॉन 3, क्या आ गया यूनिट? कूलम इक्वल। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गए, तो आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5 +2 अपॉन 3 कूलम इक्वल्स टू 4। तो आ गया 5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 3 कूलम इक्वल्स टू 4। 5/3 को तुम डिवाइड कर लेना और ये आ जाएगा तुम्हारा point। नहीं आया? अब दूसरा निकाल लो। दूसरे का क्या लोगे कैपेसिटेंस? 10। सीधे 10 ही लोगे ना, जो उसका 10। किस किस को समझ आया? पक्का? और ये टॉपिक पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे फिर से, बाद में लेयर चेंज।